जी अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से मैं इमरान आपके सामने एक नई लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। लास्ट टाइम हमने बात की थी डिप्रेशन, डिप्रेशन की टाइप्स, उसकी कॉजेस, उसके सिम्टम्स और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट प्लान हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। उससे जो पिछला लेक्चर हमारा था उसमें हमने बात की थी एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में क्या फ़र्क है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि पर्सनैलिटी के हवाले से है। पर्सनैलिटी क्योंकि डायरेक्टली ह्यूमन से बिलोंग करती है, ह्यूमन बिहेवियर से बिलोंग करती है, तो इसलिए पर्सनैलिटी का जो सब्जेक्ट है वो DSM-5 के अंदर और क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर बहुत अहम है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बेसिकली आज हम पर्सनैलिटी के जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पर्सनैलिटी के हवाले से बता दूं कि बेसिकली पर्सनैलिटी क्या होती है। अगर एक लेमैन से पूछें तो वो कहेगा कि एक इंसान की लुक्स, एक इंसान के बात करने का अंदाज़, उसके बोलने का अंदाज़, उसके सुनने का अंदाज़, ये सारी पर्सनैलिटी के अहम फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप एक जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है इंसान की लुक्स के अलावा, इंसान के बात करने के अंदाज़ के अलावा इंसान के बिहेवियर की बात करेगा कि उसका बिहेवियर कितना स्टेबल है और उसका बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर जाकर वो किस तरह से बिहेव करता है, वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। इंसान का कोग्निशन का लेवल, वो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा उसके कोग्निशन लेवल को परखने की कोशिश करेगा कि वो क्या नॉर्मल है, क्या वो डिफरेंट सिचुएशंस में, इवन कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी इतना ज़्यादा वो बिहेवियर जो है वो शेकी नहीं होता जितना कि होना चाहिए। तो बेसिकली ये तमाम फैक्टर, इंसान की लुक्स, इंसान के बात करने का अंदाज़, इंसान के बिहेव करने का अंदाज़, इंसान का सोसाइटी के अंदर इंटरेक्ट करने का अंदाज़, ये सारे इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। तो बेसिकली DSM-5 के अंदर जो है वो पर्सनैलिटी को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है, क्लस्टर A, क्लस्टर B और क्लस्टर C, क्योंकि इसके जो टोटल जो है वो 10 डिसऑर्डर हैं। तो इस तरह अगर इनको हम छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड करें तो ये याद रखने के लिए भी हमारे लिए बड़ा आसान रह जाता है कि जी क्लस्टर A के अंदर जो है वो तीन डिसऑर्डर्स आते हैं, क्लस्टर B जो है वो जिसको जो है ना हम ड्रामेटिक नेम से भी उसको जानते हैं, उसके अंदर 4 तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं, और क्लस्टर C जो कि जिसका एक मेन हेडिंग जिसमें दी हुई है जिसका नाम है फेयरफुल, उसके अंदर 3 तरह के डिसऑर्डर आते हैं। तो बेसिकली इन तीनों क्लस्टर के फंक्शंस जो है ना वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के सबसे पहले क्लस्टर A के अंदर हम आएंगे, जिसके अंदर जो है 3 डिसऑर्डर्स हैं। नंबर 1 डिसऑर्डर के अंदर आता है पैरानॉइड डिसऑर्डर। पैरानॉइड डिसऑर्डर के अंदर जो है ना इसमें लिखा हुआ है कि ई सेंट्रिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। अब बेसिकली ई सेंट्रिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें एक इंसान का बिहेवियर ऑड या अनयूजुअल होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये ई सेंट्रिक पर्सनैलिटी बिहेवियर है। इसमें बेसिकली जो है पैरानॉइड होता है। पैरानॉइड का अगर आप इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है शक शुबा। इसमें जो है इंसान सस्पिशियस होता है दूसरे लोगों के ऊपर कि वो उसको हार्म करने की या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के लोग बेसिकली जो है मिसट्रस्ट करते हैं, लोगों के ऊपर बिलीव नहीं करते, बहुत जल्दी जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल, इवन के मारने दौड़ने को दौड़ते हैं। इस तरह के लोग जो पैरानॉइड डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं। इसकी कॉजेज़ क्या हैं, बेसिकली तो इसकी जो है अननोन कॉज है, लेकिन कुछ जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या DSM-5 कहती है कि इसके बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। और स्पेशली जिन फैमिलीज़ में जो स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री हो या डिल्यूशनल की हिस्ट्री हो, या उस बच्चे को या उस बंदे को जो है वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर अगर कोई ब्रेन इंजरी हुई हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, तो उस सूरत के अंदर भी इस तरह के डिसऑर्डर्स का आना पॉसिबल है।
नेक्स्ट इसके सिम्टम्स हैं जी। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले आता है कि जी ये बेसिकली डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से इंसान के मूड्स के अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है, ये इसका सबसे बेसिक सिम्टम्स है। और इन जो मूड चेंजेस की वजह से इंसान जो है ना वो जो है पैरानॉइड हो जाता है, या फिर वो शक व शुबहात का शिकार हो जाता है, या आइसोलेशन का भी शिकार हो जाता है, तन्हाई पसंद इंसान हो जाता है इस तरह का। इसके अलावा इंसान इस तरह के इंसान बिलीव करते हैं कि भी जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर कोई हिडन मोटिव्स हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्सा है एक इंसान के ख़िलाफ़, तो बहुत हिडन मोटिव्स और वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मतलब मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है या एक इंडिविजुअल जो है वो एक सड़क के किनारे जा रहा है, तो सामने से अगर कोई तेज़ बाइक गुजर के उसकी तरफ आ रही है, ये भी पॉसिबल है कि वो इंसान किसी जो है जल्दी में हो, जो बाइक पे बंदा तेज़ आ रहा है वो ये, तो वो इंडिविजुअल ये समझता है कि ये मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये बाइक तेज़ी से जो है चला रहा है। तो इस तरह की बेसिकली सोच डेवलप हो जाती है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर। इस तरह के जो है ना लोग वो लॉयल नहीं होते। अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ लॉयल होता है तो ये लॉयलिटी को डाउट करते हैं। जो जो है पैरानॉइड डिसऑर्डर पर्सनैलिटी का जो बंदा शिकार होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हाइपरटेंसिव होते हैं टू क्रिटिसिज्म। अगर मिसाल के तौर पर मैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हूँ, तो मेरे ऊपर अगर कोई क्रिटिसाइज़ करेगा तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाऊँगा और उसके ऊपर चीखूँगा, चिल्लाऊँगा। इसके अलावा ट्रबल वर्किंग विद अदर्स। इस तरह के लोग जो हैं वो दूसरों के साथ आसानी से काम नहीं करते, बहुत मुश्किल होती है, बहुत जल्दी एंगर का शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो है हॉस्टाइल का शिकार हो जाते हैं और मारने दौड़ने को दौड़ते हैं। ये सोशली इस तरह के लोग जो हैं वो डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं और आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं जो लोग पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं। और इस तरह के लोग जो है ना वो ट्रबल सीइंग देयर ओन प्रॉब्लम्स, वो अपने प्रॉब्लम्स को जो है ना वो किसी और की वजह समझते हैं कि जी वो इनके प्रॉब्लम्स का जो है ना वो बायस बन रहा है। इसके ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट इसका बहुत इजीली हो सकता है। असल में जो मोस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं वो इसका ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट होता है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन वो लोग जो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो इसके लिए टॉक थेरेपी और साइकोथेरेपी जो है ना वो हेल्पफुल होती हैं। और जो टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी का जो मेथड होता है उसमें इंसान को बताया जाता है कि इस डिसऑर्डर से कोप कैसे करना है, इस डिसऑर्डर से जो है वो डील कैसे करना है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, अपनी फीलिंग्स को अपनी जो शक व शुबहात वाली फीलिंग्स हैं उनको आपने रिड्यूस या कम कैसे करना है। इसके अलावा मेडिकेशन भी इसके ट्रीटमेंट के अंदर हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करती हैं। और मेडिकेशन के अंदर जो FDA से जो अप्रूवल जो अप्रूव्ड मेडिसिन होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है जी क्लस्टर ए में, जिसको हम जो है ना ये ऑड बिहेवियर के नाम से भी हम जानते हैं क्लस्टर ए को, उसमें शीज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब शिज़ोइड जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये भी जो है ना ये टाइप ऑफ इसेंट्रिक का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अनयूजुअल बिहेवियर होता है, ऑड बिहेवियर होता है ये। इसमें इंसान जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है, सोशल इंट्रैक्शंस को या सोशल एक्टिविटीज़ को इंसान अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो लोग हैं वो फंक्शन फेयरली विद इन सोसाइटी, बेसिकली नॉर्मली फंक्शंस करते हैं लेकिन फिर भी अवॉइड करते हैं सोसाइटी से। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इंसान जो है डिटैच फील करता है लोगों से और अकेला रहने की कोशिश में रहता है। इसके अलावा सिचुएशंस को अवॉइड करता है। इसके अलावा इसकी कोई डिज़ायर नहीं होती, कोई ख्वाहिश नहीं होती कि अपने रिलेशनशिप्स को बनाए या दोस्तियां बनाए या अपने जो है ना अपने इर्द गिर्द लोगों को जो है जमा रखे। इस तरह के लोग बेसिकली तन्हा पसंदी का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना पार्टीज़ को एंजॉय नहीं करते, बहुत ज़्यादा फंक्शंस को एंजॉय नहीं करते, अकेले एक कमरे के अंदर रहना इस तरह के लोग बहुत पसंद करते हैं। ये बिल्कुल डल किस्म के लोग होते हैं, इनडिफरेंट होते हैं, जो कि आम लोगों से डिफरेंट जो होता है उसको हम कहते हैं इनडिफरेंट। इनएबिलिटी टू एंजॉय एक्टिविटीज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के लोग जो पार्टीज़ को एंजॉय नहीं करते, जब ये पार्टीज़ को एंजॉय नहीं करते तो उससे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए जो है ट्रबल का भी इस तरह के लोग बायस बनते हैं और इनके अंदर मोटिवेशन की जो है ना बहुत ज़्यादा कमी होती है।
नेक्स्ट है जी, इसकी कॉजेज़ क्या हैं शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की। इसकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। जब एक इंसान चाइल्डहुड का शिकार होता है तो उस सूरत में वो या तो एब्यूज़ हुआ हो या वो निगलेक्ट हुआ हो, तो उस सूरत में वो शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। इसके अलावा जो इमोशनली डिटैच पेरेंट्स, मतलब उनके पेरेंट्स की इमोशनली अटैचमेंट ना हो अगर अपने बच्चों के साथ, तो वो भी इस डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। और ये डिसऑर्डर जो है वो मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू ख़वातीन। इसके ट्रीटमेंट बेसिकली जो है वो 3 है। नंबर 1 पे कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को हम यूज़ करते हैं। अब कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और ग्रुप थेरेपी, इस तरह की जो थेरेपीज़ हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन डिटेल हम इनको स्टडी करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर होगा, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर होगा, जिसके अंदर जो है ना एम्पैथी, सिंपैथी, ये जो है सीबीटी, ग्रुप थेरेपी, इसके सेल्फ के बारे में हम बात करेंगे उसमें, और जो मेस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इसलिए जो बेसिकली आपको मैंने बता दिया था कि कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर बेसिकली इंसान अपने एक इंसान की सोच और उसके बिहेवियर को जो है वो इंटरप्रेट करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ग्रुप थेरेपी के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें इंसान की सोशल स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप थेरेपी। इसको हम अगर इन डिटेल अगर आपने स्टडी करना है तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसके अंदर मैं इनके बारे में इन डिटेल आपको बताऊंगा कि ये थेरेपी बेसिकली कैसे की जाती है। इसके अलावा मेडिकेशन है। मेडिकेशन जो FDA से अप्रूव्ड हैं वो इस तरह के डिसऑर्डर्स के लिए हेल्पफुल होती हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिकेशन इस्तेमाल ना की जाए। इसके अलावा क्लस्टर 1 का एक तीसरा डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। शिज़ोटाइपल ये भी बिल्कुल ऑड या इसेंट्रिक इसको हम बोलते हैं इस डिसऑर्डर को। इसमें रिलेशनशिप फॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है इंसान के लिए, और इसका जो कि उसके बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा इस तरह के लोग जो है ना अदर्स लोगों को, मतलब ये दूसरे लोगों की मोटिवेशंस को या उनके बिहेवियर को मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो क्या, वो एक मिसाल के तौर पर मेरा एक दोस्त अगर मुझे समझा रहा है, मुझे बता रहा है डिफरेंट चीज़ों के बारे में, तो मैं उसको मिस इंटरप्रेट करूँगा। मुझे ये लगेगा कि इसका कोई हिडन कोई फैक्टर है जो ये अचीव करने के लिए मेरे साथ वो जो अच्छा बन रहा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है, मेरे बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई वजह है। तो इस तरह के लोग बेसिकली डिस्ट्रस्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि मिसट्रस्ट करते हैं दूसरे लोगों को। इसके अलावा ये प्रॉब्लम जो है ना ये सवेयर किस्म की एंजाइटी की तरफ ले जाती है और सोशल सिचुएशन से अवॉइड करने की तरफ भी लीड कर सकती है। सिम्टम्स में क्या है, अजीब किस्म का इंसान की सोच होती है या बिहेवियर होता है, अनयूजुअल बिलीव होते हैं, लोगों के ऊपर एतमाद नहीं करते, मिसट्रस्ट करते हैं, डिस्कम्फर्ट होते हैं, मतलब सोशल सिचुएशंस के अंदर कंफर्टेबल नहीं होते इस तरह के लोग। इसके अलावा इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है ना ये लोग लैक करते हैं, या इमोशंस को जो है ना बड़ा दबा के रखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई फ़नी अगर कोई एक्टिविटी एक इंसान के सामने कोई करेगा, तो जो इंसान इस डिसऑर्डर का शिकार होगा वो उस पर ज़्यादा हंसेगा नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा, या उसके इमोशंस डेवलप ही नहीं होंगे। ऑड किस्म की स्पीच होती है, बड़ा अजीब किस्म का इंसान जो है बात करता है। इसके अलावा जो है ना इस तरह के वो क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते, एक्सट्रीम सोशल एंजाइटी होती है, और पैरानोया शक व शुबहात का फैक्टर भी इस डिसऑर्डर के अंदर रहता है। ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकेशन है, साइकोथेरेपी है, साइकोथेरेपी के अंदर टॉक थेरेपी है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और फैमिली थेरेपी की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टॉक थेरेपी के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर बात करता है और अपने क्लाइंट की वो प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करता है टॉक थेरेपी के अंदर। नेक्स्ट ही है हमारा क्लस्टर बी। क्लस्टर बी, अब हम थोड़ी सी स्पीड इसको तेज़ करेंगे क्योंकि अभी 7 डिसऑर्डर्स को हम इसी लेक्चर के अंदर ही हमने वाइंड अप करना है। 3 डिसऑर्डर्स हम कर चुके हैं, टोटल 10 डिसऑर्डर हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हवाले से। क्लस्टर बी के अंदर जो है इसको हम ड्रामाटाइज या जो थिएटर से रिलेटेड जो है ना हम क्लस्टर बी इसको मानते हैं क्लस्टर बी को। तो इसमें बेसिकली एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। इसका फर्स्ट इसकी जो टाइप है, वैसे 4 टाइप है, 4 टाइप के अंदर ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी, मतलब एंटी सोशल का मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाता है इंसान। इसमें
बेसिकली सबसे जो जो मेन चीज़ है लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी होती है कि आप दूसरे लोगों के लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या आप दूसरे लोगों मिसाल के तौर पर एक इंसान सैड बैठा है और अगर मैं भी वैसे जाके बैठ के उसके साथ सैड हो जाऊं तो मेरे अंदर उसके लिए एम्पैथी होगी। या अगर आप ये कह सकें कि एक इंसान जो है सैड बैठा है और मैं वहाँ पे जाके हंसना स्टार्ट कर दूं तो मेरे अंदर लैक ऑफ एम्पैथी होगी। हाँ, इसके बाद जो है ना प्रोवोक एक्ट इनसेंसिटिविटी। इस तरह के लोग जो है प्रोवोक करते हैं और बड़ा इनके अंदर सेंसलेस होते हैं, लोगों के लिए फील नहीं करते, मतलब वही सिंपैथी और एम्पैथी का इनके अंदर प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा ये लोग झूठे होते हैं, इंगेज इन एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर। बहुत ज़्यादा वायलेंस को जो है ना ये लोग जो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग जो हैं वो वायलेंस को ज़्यादा प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं लोगों को एग्रेसिव बिहेवियर के ऊपर। और इस तरह के लोग जो है ना बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली इस डिसऑर्डर के अंदर जो है ना वो लॉस को लोग नहीं मानते और जो लोगों के राइट्स हैं उनको वायलेट करते हैं और दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोगों की सिम्टम्स क्या होती हैं? इस तरह के लोग ज़्यादातर जो है वो एंग्री रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, ये एरोगेंट होते हैं और बिहेव वैसे करते हैं कि जैसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं इस तरह के लोग। और बड़ी तेज़ी से झूठ बोलते हैं, चोरी चकारी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के लोग। और बड़ा कि एग्रेसिवली या लड़ाई पसंद लोग होते हैं इस तरह के, जो लड़ाई को पसंद करते हैं। इसके अलावा लॉस को ब्रेक करते हैं और अपनी पर्सनल सेफ्टी की भी केयर नहीं करते। मींस कि अगर वो कोई चीज़ स्टील कर रहे हैं, कोई चीज़ चुरा रहे हैं तो उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उससे इनकी ज़ात को कितना नुकसान पहुंचेगा, इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। और इवन कि दूसरों को शूट करने या मारने पर भी तुल आते हैं इस तरह के लोग। और इनको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता इस हवाले से। इसकी कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ इसकी ये है कि जब वो बच्चे थे तो तब वो अब्यूज़ हुए थे और ग्रू अप विद पेरेंट्स और ऐसे पेरेंट्स के साथ ग्रो किया हो जो ऑलरेडी एंटी सोशल पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डर होता है उसका शिकार होता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान अगर चोरी करता है तो जब बच्चा उसको देखेगा तो उससे मोटिवेट होगा, वो भी उस तरह की चीज़ करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो पेरेंट्स जो हैं वो अल्कोहल या शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके बच्चे भी बिल्कुल इस तरह के होते हैं। इसके अलावा एंटी सोशल पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डर है इसमें दो किस्म की जो ट्रीटमेंट प्लान्स, तकरीबन जितने भी आगे डिसऑर्डर्स आएंगे यही दो तरह के ही ट्रीटमेंट प्लान्स हैं। नंबर एक पे साइकोथेरेपी में CBT है, ग्रुप थेरेपी या फिर फैमिली थेरेपी है, या फिर इसके अलावा मेडिकेशन है। इसके बाद ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बी क्लस्टर B का हिस्सा है। इसके अंदर बेसिकली डेवलप्ड एडोलेसेंस और ये जो है तकरीबन 12 से 20 साल की एज के अंदर ये डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, इंसान का इम्पल्सिव बिहेवियर होता है और दूसरों के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है। और DSM-5 कहती है कि 1.6% ऑफ अडल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का शिकार होते हैं। इसकी कॉजेज़ क्या हैं? इसकी कॉजेज़ जो है वो मल्टीपल कॉजेज़ हैं, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। अनस्टेबल या एब्यूसिव या नेग्लेक्टेड इन्वायरमेंट भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा इंसान के ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसका सबसे अहम रोल जो होता है सेरोटोनिन के अंदर होता है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। और सेरोटोनिन का जैसे कि मैंने आपको बताया ये हार्मोन जो है ये इंसान के मूड को रेगुलेट करता है और अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो उसका मूड डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा और वो इंसान इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगा। इसके सिम्टम्स और इसका डायग्नोसिस क्या है? इसमें जो है ना फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि इंसान को खौफ होता है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसके रिलेशनशिप अनस्टेबल होते हैं, उसका जो सेल्फ इमेज होता है वो शिफ्ट होता रहता है। इसको हम कह सकते हैं कि अनक्लियर या शिफ्टिंग ऑफ सेल्फ इमेज इसको हम कह सकते हैं। उसका इम्पल्सिव या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है।
एक इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, उसका सुसाइडल बिहेवियर होता है, वो इवन के सुसाइड भी कमिट या अटेम्प्ट कर सकता है। इसके अलावा एक्सट्रीम इमोशनल स्विंग्स भी इस इंसान के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो है ना ये एम्प्टीनेस, अंदर से इंसान बिल्कुल वो खाली फील करता है, और ये एंगर इसमें होती है, और एक ये इस तरह का इंसान जो है ना वो पैरानोया का भी शिकार होता है। ट्रीटमेंट के अंदर वही साइकोथेरेपी में CBT है, DBT है और स्कीमा फोकस थेरेपी है। मेडिकेशन में एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक्स और एंटी एंजाइटी मेडिकेशन भी इस तरह के डिसऑर्डर्स से बचाती हैं। क्लस्टर बी के अंदर जो 6th जो डिसऑर्डर है उसको बोलते हैं हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी, अब बेसिकली हिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है ड्रामेटिक, मतलब ड्रामेटाइज कर देना एक सिचुएशन को। तो इसमें बेसिकली एक्सट्रीम इमोशनली एंड अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, मतलब ड्रामेटाइज करते हैं, अपना तमाशा बनाते हैं इस तरह के लोग डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। इस तरह के बेसिकली लोग जो है लो मूड्स का शिकार होते हैं, लेकिन अटेंशन सीकर्स होती हैं। अटेंशन सीकिंग करने के लिए वो डिफरेंट तरह की चीज़ें करते हैं, इवन के बहुत एबनॉर्मल बिहेव भी करते हैं ताकि लोग उसको देखें और उसको जो है ना वो अप्लॉज करें। हालांकि अप्लॉज तो नहीं करता, अगर कोई एक इंसान बहुत इनडिफरेंट बिहेव करेगा उसको कोई अप्लॉज नहीं करेगा, बल्कि अंदर से उसके बारे में बड़ी नेगेटिव थॉट्स आएंगी कि यार ये किस तरह से बिहेव कर रहा है इंसान। इसके सिम्टम्स कुछ हैं। सिम्टम्स में एग्जैजरेटेड सिम्टम्स ऑफ वीकनेस और इलनेस होती है। यूज थ्रेट्स ऑफ सुसाइड टू कंट्रोल अदर्स। इंसान कहता है कि जी अगर अपनी बात मनवाने के लिए वो कहता है कि अगर आप मेरी ये बात नहीं मानेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, इस तरह के थ्रेट्स देता है। और इसके अलावा इसके लो इमोशंस होते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, और कॉन्स्टेंटली परफॉर्मिंग और मुसलसल परफॉर्म करता है ताकि लोग उसकी तवज्जो जो है लोगों की तवज्जो हासिल कर सके। इसके अलावा जो है ना इस तरह के लोगों का मूड जो होता है वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है। एक टाइम में किस तरह के होते हैं, दूसरे टाइम में चेंज हो जाते हैं। ये इस तरह के लोग बड़े वो क्रेज़ को बड़ा जो है ना वो प्रोवोक करते हैं। इसके अलावा क्या है जी, नीड अदर्स टू विटनेस देयर इमोशनल डिस्प्ले। वो लोगों को देखते हैं कि जी लोग उनके इमोशनल डिस्प्ले पे किस तरह से बिहेव करते हैं। उसके अलावा सेक्सुअली प्रोवोकिंग बिहेवियर भी इनका होता है अटेंशन को गेन करने के लिए। ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली 2 तरह की साइकोथेरेपी होती है, और दूसरा ग्रुप थेरेपी होता है, और नंबर तीसरा होलिस्टिक थेरेपी भी इसके अंदर होती है। होलिस्टिक थेरेपी के अंदर माइंड को इंसान के माइंड को चेंज करने की टेक्निक्स होती है, जिसमें जो है योगा होता है या बायोफीडबैक भी इसमें शामिल होता है। उसके अलावा मेडिकेशन से भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ये क्लस्टर बी का आखिरी डिसऑर्डर है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें इन्फ्लेटेड ओपिनियन एक इंसान की होती है, इंटेंस नीड फॉर एडमायरेशन एंड अटेंशन। इस तरह के लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं। वो कहते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स वो इंसान वैसे होते नहीं हैं इतने ज़्यादा जितना वो कहते हैं कि जी लोग उनको जो है अप्लॉज करें, उनकी तारीफ़ करें, उनको एडमायर करें, इससे उनको खुशी मिलती है। तो इस तरह के लोग बेसिकली नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। इस तरह के लोग जो है अनहैप्पी होते हैं और डिसअपॉइंटेड होते हैं व्हेन दे आर नॉट गिवन द प्रेज और स्पेशल फेवर। जब उनको स्पेशल फेवर्स ना दी जाए या प्रेज ना किया जाए तो वो डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाते हैं। एक ऐसे ऑफिसर के साथ जो है मैंने काम किया है अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, जिसका रैंक शायद इतना ज़्यादा हाई नहीं था जितना वो समझता था। और वो क्या करता था, वो प्राइम मिनिस्टर को लेटर्स लिख रहा होता था, वो जनाब चीफ जस्टिस को जो है लेटर लिख रहा होता था। तो बेसिकली इस तरह का जो बिहेवियर होता है ना, ये बेसिकली नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। इसके अलावा इसमें जो है जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक इंसान की वर्किंग के अंदर आ सकते हैं, उसके स्कूल के अंदर आ सकते हैं, और उसके रिलेशनशिप्स के अंदर भी आ सकते हैं। इसके अलावा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स के अंदर और क्या चीज़ आती हैं जी, इंसान की जो है एबिलिटीज़ या अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट वो करता है। इंसान कहता है जी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ है और लोग उसको समझते नहीं हैं। कॉन्स्टेंट नीड ऑफ अटेंशन, इस तरह के लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अटेंशन को तलाश करने की कोशिश करते हैं और प्रेज़ करने की कोशिश के लोग उसको जो है प्रेज़ करें और उनकी तवज्जो हासिल करें।
इसके अलावा यूनिक और स्पेशल इनकी जो है ना, ये अपने आप को बड़े यूनिक और स्पेशल समझते हैं। ये समझते हैं कि वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंट हैं, और अपने आप को बड़ी हाई सोसाइटी के साथ, हाई क्लास के साथ एसोसिएट करते हैं। और इस तरह के लोगों का जो है ना ये परसिस्टेंट फैंटेसीज अबाउट अटेनिंग सक्सेस एंड पावर, मतलब जब इनको सक्सेस मिलती है ना तो ये सक्सेस के अंदर रह जाते हैं, आंखें बंद करके सोचते हैं कि मैंने ये अचीवमेंट हासिल कर ली है, अपने आप से बात करते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना फैंटेसी किस्म के लोग होते हैं ये। इसके अलावा अपने पर्सनल गेंस के लिए दूसरों के ऊपर कीचड़ भी उछालते हैं इस तरह के लोग, और इंटाइटलमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट, और बाकी लोगों से जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बाकी ये बेसिकली दूसरे लोगों से जेलस होते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि दूसरे लोग उनसे जेलस हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। लैक ऑफ एम्पैथी होती है इनके अंदर, लोगों के लिए फीलिंग्स नहीं होती, दूसरे को बिल्कुल जो है कुछ भी नहीं समझते इस तरह के लोग। इसकी कॉजेज़ क्या हैं? इसकी जो कॉजेज़ हैं वो बेसिकली पेरेंटल जो है ना वो ओवर इंडल्जमेंट, एक पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो जाना, और एक्सेसिव प्रेज इनको ऑलरेडी इनको मिलती है जब ये बच्चे होते हैं, तो इस तरह के लोग इस तरह की चीज़ का शिकार हो जाते हैं, इस तरह के डिसऑर्डर्स का। इसके अलावा जेनेटिक्स का भी इसमें इशू होता है कि ये पेरेंट्स से ये चीज़ आती है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर सीबीटी है, और साइकोटिक मेडिकेशन है, और इसके अलावा क्लस्टर सी है। क्लस्टर सी के अंदर 3 डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें पहला डिसऑर्डर है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी का जो डिसऑर्डर होता है उसमें एक्सट्रीम शाइनेस होती है, एक इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो शाइनेस का शिकार हो जाता है, और ये फील करता है, और ये रिजेक्शन को जो है ना बहुत ज़्यादा इसको रिजेक्ट होने का डर होता है, अवॉइड करता है बेसिकली डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, इसलिए इसको अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। और इसमें रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखने में और काम करने के हवाले से बड़े सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। सिम्टम्स में रिजेक्शन है, डिसअप्रूवल है, एम्बेरसमेंट है, क्रिटिसिज्म है, गेटिंग टू नो न्यू पीपल, नए लोगों के साथ जो है रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा इंटीमेट रिलेशनशिप्स के अंदर भी इनको प्रॉब्लम होता है, और इस तरह के लोग बेसिकली रेडिक्यूल होते हैं, मजाक का शिकार होते हैं। हाँ, इस तरह के डिसऑर्डर्स का जो ट्रीटमेंट क्या है, साइकोडायनेमिक थेरेपी है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और मेडिकेशन है। सेकंड लॉस डिसऑर्डर है जी डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक इंसान ओवर डिपेंडेंट होता है अदर्स के ऊपर। अगर वो एक इंसान तन्हाई के अंदर हो तो बहुत ज़्यादा अपने आप को अंदर से वो खाली फील करते हैं, और उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो अकेले रह सकें, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं दूसरे लोगों के ऊपर। इसमें बेसिकली एंजाइटी की सिम्टम्स होती हैं जब उनके आसपास कोई नहीं होता, और ये इंसान जो है दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं, जब वो उनसे दूर चले जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं ख़ुद को। इसकी सिम्टम्स के अंदर इनएबिलिटी टू मेक कॉमन सेंस, ये एक नॉर्मल चीज़ें जो है ना वो खुद से नहीं कर सकते, बल्कि ये कहते हैं कि जी मेरी कोई हेल्प करेगा, इवन कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर भी उनको प्रॉब्लम होता है, उसमें भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट, मतलब दूसरों पे बेसिकली ये लोग डिपेंडेंट होते हैं, और ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ये लोग अवॉइड करते हैं, और इंटेंस फियर ऑफ रिजेक्शन होता है इनको कि मैं अगर ये काम खुद से करूँगा तो मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, अगर कोई मेरी हेल्प करेगा तो शायद एक्सेप्टेबल हो जाए। इसके अलावा डिफ़िकल्टी बीइंग अलोन, ये लोग जो है अकेले नहीं रह सकते, और सिम्टम्स के अंदर इसमें जो है ना फियर ऑफ लूजिंग सपोर्ट ऑफ और अप्रूवल, इनको यही फेयर होता है कि मेरी सपोर्ट जो है ख़त्म हो जाएगी या लोग मुझे अप्रूव नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है ना इनके जो केयर गिवर्स को इनकी ज़रूरत होती है। इस तरह के लोग ओवर सेंसिटिविटी होते हैं, मतलब अगर इन पे कोई इंसान जो है क्रिटिसाइज़ करे तो ये इनकी सेंसिटिविटी का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह के लोग जो है पैसिमिज्म का शिकार होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। पैसिमिज्म का मतलब बेसिकली ये होता है कि नेगेटिव होते हैं इस तरह के लोग, और इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और अपने प्रोजेक्ट्स को डिफ़िकल्टी
उसको जो है स्टार्ट करने में इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कोई भी नया काम स्टार्ट करने की वजह से। इसकी कॉजेज़ के अंदर बायोलॉजिकल या डेवलपमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, और इसमें जो है पेरेंटल स्टाइल भी आ सकता है। पेरेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो तो उस सूरत में ये प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। इसमें साइकोथेरेपी और मेडिकेशन है। लास्ट डिसऑर्डर जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बेसिकली एक्सट्रीम परफेक्शनलिज्म, ऑर्डर एंड नीटनेस। एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा जो है ना परफेक्शनिज्म चाहता है। वो जो शर्ट पहनता है, जो पैंट पहनता है, जो उसके साथ जो शूज़ पहनता है, जो बेल्ट, टाई, ईच एंड एवरीथिंग में वो कहते हैं कि हम एक ऑर्डर में रहें, एक जो है ना परफेक्शनलिज्म में रहें, नीटनेस में रहें। इस तरह के लोग इस तरह के शिकार होते हैं और वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जो बाकी दुनिया से या एनवायरनमेंट से मुख्तलिफ हो। इस तरह के लोग जो है ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये रिलेशनशिप्स को फॉर्म करने में इनको प्रॉब्लम होता है। ये लोग जो है शेयर नहीं करते बेसिकली अपनी डिफरेंट चीज़ों को बाकी लोगों के साथ। ये लोग बिल्कुल हार्ड वर्किंग होते हैं और इनको ऑब्सेशन होती है, रिपीटिशन ऑफ थॉट्स होते हैं कि ये परफेक्ट रहें, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत जल्द नाराज़ हो जाते हैं इस तरह के लोग जो हैं, और इनको सोशल आइसोलेशन भी हो जाती है। और ये इनकी अगर चीज़ें वो परफेक्ट ना हो तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। सिम्टम्स में इसका परफेक्शनिज्म है, स्टिफ फॉर्मल और रिजिड बिहेवियर है इनका, ओवरवेलमिंग नीड टू बी पंक्चुअल, बहुत ज़्यादा वक्त की पाबंदी करने वाले लोग होते हैं। उसके अलावा जो है ना कोई चीज़ डैमेज या फिर यूजलेस हो जाए उसको बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करते हैं। इनएबिलिटी टू शेयर, ये शेयर नहीं कर सकते चीज़ें। फिक्सेशन विद द लिस्ट, एक लिस्ट अगर उनकी पूरी मतलब एक लिस्ट इन्होंने बनाई हुई हो, अगर वो पूरी ना हो तो इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन होती है। रिजिड होते हैं इस तरह के लोग, और ये एक चीज़ है ना ऑर्डर वाइज वो करने की कोशिश करते हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसकी कॉजेज़ वही है, और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में ये चीज़ होती है। इस तरह के लोग बेसिकली जो है जब ये बच्चे होते हैं तो बड़े परफेक्टली ओबीडियंट होते हैं, तो ये बड़े होकर चाहते हैं कि हम भी बिल्कुल बाकी हमारे साथ जो चीज़ें एसोसिएट करें वो भी बिल्कुल वैसे ही हो। ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं, साइकोथेरेपी है और मेडिकेशन है। तो बेसिकली ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें बेसिकली पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना 10 तरह के डिसऑर्डर्स थे, उसके हमने कॉजेज़ पढ़ी, उसका हमने ट्रीटमेंट पढ़ा, उसके सिम्टम्स पढ़ी, और इसको हमने थॉरोली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपको उनका अच्छे से आंसर जो है वो कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।